जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने घरों में ही रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, वरना बाहर ना निकलें। केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, 20 लाख पार हो गए, नियर टू 21 लाख केसेस होने वाले। जिस तरीके से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से लगता है जैसे ब्राज़ील जो सेकंड नंबर पे है इस समय, उसके 29 लाख के नियर अबाउट है। तो वो भी, उसको भी इंडिया ओवरटेक कर जाएगा। जिस तरीके से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं पर डे, कभी 52,000 कभी 62,000 पर डे केसेस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि आप लोग घर पे रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी आप लोग बाहर निकलें। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था, कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है। कर्नाटक स्टेट का जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। बेंगलुरु भी उसको कहते हैं, बेंगलोर भी है कहते हैं उसको। कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के वर्तमान में, उनका नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक राज्य के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, उनका नाम वजुभाई वाला है। कर्नाटक स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बेंगलोर हाई कोर्ट के, उनका नाम अभय श्रीनिवास ओखा है। अच्छा फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा पहले का वीडियो ना देखा हो, उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से हमारे पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही जवाब है ए, 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, कोविड-19 एंड द इंडेंजरस पीपल रिलेशंस। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की एक दहेज आबादी अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। World Tribal Day is celebrated every year on the 9th August. The theme of the World Tribal Day this year is COVID-19 and the indigenous people religion. The purpose of the World Tribal Day to promote and protect the right of the indigenous population of the world. This day, according to the delegation of the United Nations, is celebrated on August 9 every year from the year 1994. देखिए, विश्व आदिवासी दिवस, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहते हैं, ये हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स, 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाने का आदेश यूनाइटेड नेशन ने दिया था। यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने इसको पास किया था कि अब हर साल 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तरह कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम होता है। तो इस साल जो है, जैसे कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला, इस साल उसकी जो थीम रखी गई थी कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिलेशन। इसमें कोविड-19 में जो है, कोविड-19 इसलिए रखा गया कि आप लोग जितना हो सके स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, और वैसे भी जो आदिवासी जो भाई, वो लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और उनको महत्व देने के लिए इसको मनाया गया पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ रेडी टू रजिस्टर द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस ऑन अगस्त 12। इसका सही जवाब है सी, रूस, रशिया। रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रेडनेव ने यह घोषणा की है कि वैक्सीन गमाले शोध संस्था और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त में तैयार किया हुआ है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई है। इसमें 38 लोग शामिल हुए थे।
उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दे दी गई थी और दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दे दी गई थी। अब इंग्लिश में देखते हैं। Russia is ready to register the first vaccine of the coronavirus on August 12. Russia Deputy Health Minister Oleg Grindnev made his announcement. This vaccine has been prepared under the joint aegis of Gamaleya Research Institute and Ministry of Defense of Russia. Medical trial of the vaccine began on the 18th June and involved 38 people. Resistance has developed in all of them. The first group was discharged on 15th July while the second was discharged on 20th July. देखिए फ्रेंड्स, जो जैसे कोरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीन कई देश बनाने का ट्रायल चल रहा है, जैसे इंडिया में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, लेकिन रशिया जो है सबसे आगे है। रशिया ने 12 अगस्त को इसको रजिस्टर्ड करा रहा है, रशिया आज इसको रजिस्टर्ड कराने वाला है। तो इसमें रशिया का क्या है कि रशिया के जो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं ओलेग ग्रिंडेव ने ये अनाउंसमेंट किया, ये वैक्सीन जो बना है गमायला रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर इनसे बनाया गया है। जब इसकी शुरुआत हुई थी 18 जून को, उस समय 38 लोग उस समय शामिल थे। कुछ लोगों को, जो पहला ग्रुप था, उन लोगों को 15 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया और बाकी लोगों को 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जो 38 लोग गए थे उन सभी लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, जिससे उनको कोरोना हुआ था लेकिन उन लोगों एकदम ठीक हो गए, और कुछ लोगों में कोरोना नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए उनको इंजेक्ट किया गया था इंजेक्शन, जिस वजह से उनके अंदर अभी तक कोई लक्षण नहीं पाए गए, वो फ्रीली घूम रहे हैं। ये एक अच्छा रशिया का अगर ये वैक्सीन, और रशिया का ये कहना है कि अक्टूबर तक वो इसको प्रोडक्शन करके पूरे वर्ल्ड में इसको सेल करना स्टार्ट कर देगा। अब रशिया के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। देखिए, ये है रशिया, ये रशिया पूरा है। कजाकिस्तान से इसका बॉर्डर शेयर होता है, मंगोलिया से बॉर्डर शेयर होता है, चाइना से बॉर्डर शेयर होता है, इधर आपका यूक्रेन है, बेलूस है, फिनलैंड है, इन सब से बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया। मैं अब रशिया का मैप इसलिए लिया इसलिए इंडिया नहीं आ रहा है, लेकिन इधर अफ़गानिस्तान के पास ही हमारा इंडिया भी है, पाकिस्तान के नीचे। अब देखिए यहाँ पे आप एक रशिया, चाइना और रशिया के बीच में आप सुन रहे होंगे, अभी जब भारत और चाइना के बीच में चल रहा था गलवान घाटी का, तो उसी समय चाइना ने व्लादिवोस्तोक शहर जो रशिया का है उस पर अपना हिस्सा बोला था। ये देखिए, ये व्लादिवोस्तोक शहर है, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है, यहाँ पे ये रशिया और चाइना का एकदम बॉर्डर सेट होता है, वहाँ पे व्लादिवोस्तोक शहर है। रशिया का ये बहुत ही डेवलप शहर है। इसको जो है रशिया, चाइना का क्या कहना है कि ये हमारा है, उसी पे रशिया ने भी अब कह दिया कि अब ये कुछ नहीं, अगर चाइना कहेगा तो हम उसको मानेंगे थोड़ी ना। चाइना का को जो भूमि, जो उसको अधिग्रहण करने का जो उसका लक्ष्य रहता है, उसको रशिया नहीं मानता है। अब रशिया की बात हो रही, तो रशिया का कैपिटल जो है वो आपका मॉस्को है। देखिए यहाँ पे आपका बेलारूस के पास है ये मॉस्को शहर, ये रशिया का कैपिटल है। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये रहा आपका कोरोना वैक्सीन जो रशिया ने अपना डेवलप किया, और इसका रजिस्ट्रेशन आज रशिया करने वाला है। और इसका रशिया का कहना है कि वर्ल्ड वाइड सेल में अक्टूबर से शुरू हो जाएगा इसका प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पहला रेशम परीक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? इन विच स्टेट विल बी द फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड? इसका सही जवाब है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। हथकरघा और रेशम रेलिंग मशीन जैसी मशीनें भी वहाँ पे प्रदान किया जाएगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा
और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। The Khadi and the Village Industry Commission has decided to set up a milk silk training and the production center in the state of Arunachal Pradesh. The center will be launched in its first week of September 2020. KVIC will also provide machinery like handloom, silk, reeling machine. The center will provide training to 25 local artisans and promote weaving activities in the region. India is the second largest producer of this silk. देखिए, ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसी ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अब सिल्क एंड ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर का स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए, ये आपका ये भारत का नक्शा है। इसमें ये जो रेड का हिस्सा दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, उनका नाम बीडी मिश्रा है। ये पहले आर्मी थे, तो रिटायर्ड बीडी मिश्रा, कर्नल बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम अजय लांबा है। अरुणाचल प्रदेश के जो कैपिटल है, उसका नाम ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल में ये घोषणा की है कि स्कूल और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंध होना चाहिए। द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया recently announced that the sale of junk food and unhealthy food should be banned within the how many meter of the school and educational institute? इसका सही जवाब है ए 50 मीटर। देखिए, FSSAI ने ये घोषणा की है कि जैसे स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे आपके कॉलेज हुए, डिप्लोमा के कॉलेज हुए, डिग्री कॉलेज हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, मेडिकल के हुए, इन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर 50 मीटर तक जंक फूड और जो अनहेल्दी फूड होता है, उसको बैन किया जाएगा। ये लोग वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO अरुण सिंघल ने स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर फूड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वस्थ खाद्य पदार्थ की बिक्री और विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया CEO अरुण सिंघल हैज़ बैंड द सेल ऑफ जंक फूड एंड अनहेल्दी फूड इन स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Also, FSSAI has banned the sale and the advertisement of the unhealthy food item within the radius of 50 meter of a school campus. This setup has been taken to the ensure safety and the nutritious food for the school children. देखिए, FSSAI ने घोषणा की है कि स्कूल में जो लोग अनहेल्दी फूड स्कूल में देते हैं या जंक फूड देते हैं, और स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 50 मीटर के दायरे तक में रेडियस में कोई भी अनहेल्दी फूड को नहीं बेच सकेगा। इवन उसका विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट भी वहाँ नहीं कर पाएगा। उसको पूरा स्ट्रिक्टली अगर कोई करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। और ये स्टेप जो लिया गया है कि स्कूल के बच्चों को अच्छा खाना मिल सके और एक सिक्योरिटी भी रहे। ये है अरुण सिंघल जो CEO हैं FSSAI के। FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल, दिल्ली के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम DN पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक नीति विकास शुरू की है? Which state government has introduced the new state industrial development policy for the year 2020-23?
इसका सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2020 से 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-2023 के लिए नई राज्य औद्योगिक नीति विकास शुरू की। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के रोजगार का सृजन करना। राज्यों में पिछली औद्योगिक नीति 2015 से 2020 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया है। इस नीति का उद्देश्य है कि अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाए। यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। Government of Andhra Pradesh has introduced a new state industrial policy for year 2020-23. The objective of this policy is to create the employment for the youth. The previous industrial policy was the state implemented between 2015 to 2020. The policy was unveiled by the State Industries Minister Gautam Reddy. The aim of this policy is to promote well-balanced, reasonable development. It will train and provide skills to employ to attract the global investment. रिलीजनल डेवलपमेंट इसमें बोला गया है। रिलीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आंध्र प्रदेश की, जो पहली पॉलिसी थी 2015 से 2020 के बीच में चल रही थी, अब जो है नई पॉलिसी बनाई गया है 2020 से 2023 के बीच में। इसमें ये बोला गया है कि जो रिलीजनल, अभी क्या होता था, जैसे अभी तक जो भी बड़े शहर हैं या किसी भी स्टेट का जो कैपिटल होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नई नई फैक्ट्रियाँ उसी के आउटर पे बनाई जाती हैं, नई नई कंपनियों पे सेटअप किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार का क्या कहना है कि हम रीजन पूरा डेवलप करेंगे। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए कि हर शहर आपका डेवलप करेंगे, एक एक, जैसे एक शहर को बना दिए हम सिल्क का, मतलब वहाँ पे सिल्क के सबसे ज़्यादा फैक्ट्री होगी, उधर वो डेवलपमेंट होगा। आपका अमरावती जो है, अमरावती कैपिटल है, वहाँ पे एक अलग बिजनेस का सेटअप करेंगे, प्लांट सेटअप करेंगे। तो इस तरीके से पूरा एक रीजन डेवलप होगा। वहाँ पे क्या, उस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब मिलेगी अच्छी। ये पॉलिसी वहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं गौतम रेड्डी ने शुरुआत की है। देखिए ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ये हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। ये है आंध्र प्रदेश का मैप इंडिया में। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, अब देखिए कैपिटल में आंध्र प्रदेश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके 3 कैपिटल हैं। पहला पॉलिटिकल कैपिटल, जहां आपके नेता लोग बैठेंगे, विधानसभा ये सब जो होगा, ये जो है आपका अमरावती में होगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, मतलब प्रशासनिक राजधानी, जहाँ पे ISP जैसे प्रधान सचिव इन लोगों का जो होगा वो आपका विशाखापट्टनम में होगा। इसके बाद तीसरा कैपिटल जो बनाया गया है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ये होगा जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक राजधानी, मतलब कि हाई कोर्ट जो होगा आंध्र प्रदेश का वो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस तरीके से भारत के आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी, वैसे 2 राजधानी वाले कई राज्य हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, इन सब में भी 2 राजधानियां हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसकी 3 राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोलॉजिकल फ्यूल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इसका सही जवाब है बी, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोलॉजिकल फ्यूल डे मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है।
विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीनीकरण, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रडल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया था। World Biological Fuel Day is observed on 10th August every day. World Biological Fuel Day is celebrated every year for awareness of regarding the usefulness of the biomineral oil. Biofuels are renewable, biodegradable and environmentally friendly. On this day, this year 1893, Sir Rudolph Diesel, the inventor of the diesel engine, successfully टेस्टेड द मैकेनिकल इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, वर्ल्ड बायोलॉजिकल फ्यूल डे जो है, जो वैश्विक जैव ईंधन दिवस जो होता है, इसको प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देखिए, फ्यूल जैसे सर रडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, आज ही के दिन 1893 में उन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अब ये जो बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। मतलब कि आप इससे पर्यावरण को इसको नुकसान नहीं हुआ। जैसे आपका पेट्रोल जो है, ये आपका नुकसान करता है, आपका डीजल हुआ, ये सब नुकसान करते हैं। लेकिन जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो पर्यावरण को उतने नुकसान नहीं करते, इसीलिए इनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बोला जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल में ही इस्तीफे की घोषणा की है? विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन? इसका सही जवाब है लेबनान। हसन दियाब जो है वो लेबनान कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। लेबनान की राजधानी बैरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन पर पद पर बने रहने को कहा है। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और क्रूर प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब has announced his resignation after the succumbing of the demand of the people after a powerful blast in Lebanon capital Beirut. Lebanese President Michael Aoun has accepted the resignation of the entire government, including the Prime Minister. However, President has asked Hassan Diab to continue in office till the formation of a new government. People in Lebanon are blaming negligence and mismanagement for the blast. देखिए फ्रेंड्स, ये है हसन दियाब। आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत में बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि इजराइल ने हमला किया है वहाँ पे, या इतना ज़्यादा वहाँ पे धुआं निकला था उस ब्लास्ट से, जितना कहा जाता है कि जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे उसकी तरह से था। लोगों को लगा कि किसी कंट्री ने वहाँ पे न्यूक्लियर बम से अटैक कर दिया, लेकिन ये सब खारिज हुआ। वहाँ पे लेबनान सरकार की गलती, तो वहाँ सी पोर्ट पे 2013 से अमोनियम डाइऑक्साइड सल्फेट को पूरा एक जा रहा था, एक वहाँ पे पोर्ट पे आपका एक जहाज़ जा रहा था, तो लेबनान से सटे हुए जो सी पोर्ट है वहाँ पे उसको गैर कानूनी मानते उसको वहाँ पे डंप किया गया था। तो डंप करने के बाद इकट्ठा होते होते बहुत ज़्यादा वहाँ के सी पोर्ट पे वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। तो इस तरह जितना भी वो हमेशा धूप से पड़ता था तो केमिकल रिएक्शन होते थे। अब एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, कुछ ज्वलनशील पदार्थ उसके पास थे, जिस वजह से वहाँ पे बहुत भयानक विस्फोट हो गया। जिस वजह से आपको मैं बताऊँ कि 15 किलोमीटर के रेडियस तक जहाँ पे विस्फोट हुआ
वहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस से 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस तक जितने भी घर थे, कार थे, सभी के शीशे फूट गए और सभी, जैसे कार अगर रोड पे चल रही है वो कार पूरी शेक कर गई। इतना तेज धमाका हुआ वहाँ पे। और वैसे भी लेबनान अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से तो जूझ ही रहा था, लेकिन अब इतना बड़ा जो विस्फोट हो गया, इसके लिए जो वहाँ के लोग हैं वो प्रधानमंत्री हसन दियाब को मिसमैनेजमेंट, मतलब गलत नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इनसे इस्तीफे की मांग की। तो प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के माइकल आउन ने हसन दियाब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ साथ इनके पूरे गवर्नमेंट का इस्तीफ़ा, रिजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है लेबनान में, तब तक हसन दियाब गवर्नमेंट को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप के में कितने करोड़ की लागत से एक ट्रांसपोर्टमेंट शिप पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? According to the Prime Minister Narendra Modi, there is a plan to construct a transport ship port in Great Nicobar Island at the cost of how many करोड़? इसका सही जवाब है बी, 10,000 करोड़। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़े गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धा दूरी पर स्थित है। जब ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो बड़े बड़े जहाज भी यहाँ आकर रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार में नए मौके मिलेंगे। The Prime Minister said that the Andaman and Nicobar is going to develop into a major center for the port development activity in the coming time. The region is located at the much competitive distance compared to many transshipment ports in the world. Once this port is ready, big ship will be able to stay here. This will increase India's share in maritime trade and will provide a new development opportunities to the youth. देखिए, ये है भारत का नक्शा। इसमें आपको देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेड वाला एरिया है यही है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसी में यहाँ पे समुद्री इलाका है पूरा, तो यहाँ पे कई शिपमेंट्स यहाँ पे जाते हैं। समुद्र का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा भारत जो है ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से बनाया जा रहा है। देखिए, ये आपका ट्रांसपोर्टमेंट शिप की तरह वहाँ पे पूरा बनाया जा रहा है बंदरगाह को, ताकि बड़े बड़े जहाज वहाँ आके रुक सकें। और अंडमान निकोबार जो है, अगर ये अच्छे से बन गया जिस तरीके से बाकी बंदरगाहें हैं विश्व में जिनको शिपिंग सी पोर्ट के लिए बिजनेस के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इससे यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सी पोर्ट पे नौकरी बहुत ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि जब एक बार ये डेवलप होगा तो बड़े बड़े देशों के जहाज आएंगे, बड़े बड़े जहाज भी आएंगे ताकि वहाँ पे शंट कर सके, अपना माल उतर, और समुद्री क्षेत्र में भारत की और ताकत बढ़ेगी। अंडमान निकोबार के जो कैपिटल है वो उसका पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अंडमान निकोबार के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो टीवी राधा कृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समय किस परियोजना की उद्घाटन किया गया है? Which project for the Andaman Nicobar Island has been inaugurated by the Indian Prime Minister recently? इसका सही जवाब है ए, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने सामरिक महत्व के कारण समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने इस प्रकार विकास के पहलों पर प्रकाश डाला है। यह पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरतू, ग्रेट निकोबार, लॉन्स आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें से
रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी। According to the Prime Minister, the Andaman Nicobar Island, due to its strategic importance, is going to develop a maritime and the startup hub. For this government highlighted such as the development initiative. It will connect Port Blair to Swaraj Island, Little Andaman, Car Nicobar, Kamrota, Great Nicobar, Long Island, and Rangat. This initiative will also promote tourism in this area, will also increase employment generation. देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार में ट्रांसपोर्टमेंट शिप को वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे कई बड़े बड़े देशों के जहाज आ सके और वहाँ पे जहाज़ों के थ्रू व्यापार में, बिजनेस में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे जो है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत जो है यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट, अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर वहाँ जा रहे हो, अंडमान निकोबार में जा रहे हैं, आप अपने शहर में यहाँ तो 4G चलाते हैं, वहाँ 2G चलाएंगे तो वहाँ पे केबल कनेक्टिविटी हो नहीं पाएगी। आज आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अब हर चीज़ मेल के थ्रू, अब डाक भी कोई डाक तो जा रहा है लेकिन अब उतना नहीं भेजा जाता, अब मेल ही कर दिया जाता है, जिससे रिसेंटली आपको तुरंत मेल पहुँच जाता है। तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे नेट चाहिए ना, नेट की स्पीड बढ़ाने के लिए वहाँ पे सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना बनाई। अब जब केबल कनेक्टिविटी वहाँ 4G बनाएगा, एयरटेल से यहाँ पे टेंडर हुआ है, एयरटेल और जियो दोनों यहाँ पे टेंडर डाले हैं, तो अब यहाँ पे अगर सबमरीन हो यहाँ पे बनेगा तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और इस तरीके से जो है लोगों को घूमने में भी आसान। अभी क्या होता था, लोग वहाँ जाते थे तो हर जगह नेटवर्क्स नहीं आते थे। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कई आइलैंड से बटा हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में अंडमान निकोबार का मैप दिखाया था, उसमें जो है कई उसमें जुड़ेंगे सब। अगर स्टार्टअप हब होंगे तो कईयों को, अब ट्रांसपोर्टमेंट शिप से बड़े बड़े शिप्स आएंगे तो सबों को एक उसमें जोड़ा जाएगा ताकि ट्रेवल करने में आसानी रहे। तो हाई स्पीड रहेगा तो वहाँ पे बसेस भी चलेंगी। जो रोड है ये वहाँ के गवर्नर के साथ मिलके वहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये समर में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा और इससे स्टार्टअप भी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट में भी आपको वहाँ पे वृद्धि मिलेगी। अंडमान निकोबार का जैसे कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों के समय में काला पानी की सज़ा दी जाती थी लोगों को, तो काला पानी की सज़ा जो दी जाती थी उसको वो पोर्ट ब्लेयर में ही वहाँ पे एक सेलुलर जेल है, वहीं पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। काला पानी की सज़ा इसलिए बोला जाता था कि जैसे वो उस समय भारत जो था, अंडमान निकोबार जो था, हर कोई नहीं जा सकता था। शिप जो चलती थी उससे जाते थे, चेन्नई के शिप पोर्ट से वहाँ तक जाया जाता था। अब ना कि आप अच्छे अच्छे शिप्स चलते हैं, नेवी के शिप्स हैं वो आपको ड्रॉप करते हैं, टूरिज़्म भी बन गया है तो टूरिज़्म के तहत भी बड़े बड़े शिप्स वहाँ पे जाके इंडिया के डिप्लॉय होते हैं, वहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं। पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट हो गया, अब आप कोई भी फ्लाइट से वहाँ लैंड कर सकता है। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो अगर किसी को सेलुलर जेल यानी काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी तो समझ लीजिए अपने परिवार से पूरी तरीके से, क्योंकि वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, कोई वहाँ से वापस नहीं आ सकता है जब तक उसको सज़ा माफ़ ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। सेलुलर जेल वहीं पे है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं, अंडमान निकोबार इतना खूबसूरत जगह है कि आप जैसे विदेश में जाके घूमते हैं, अंडमान निकोबार एक बार देखिए, इतना खूबसूरत जगह है कि आपको इंडिया से लव हो जाएगा। इंडिया में इतने टूरिज़्म के हैं जितना फॉरेन में नहीं होंगे। आप एक बार इंडिया घूमिए, बाद में बाहर जाइए। अभी जैसे टूरिज़्म जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया एक बार एक्सप्लोर करिए, साउथ इंडिया, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, आप अरुणाचल प्रदेश, ये सब गुवाहाटी वाटी एक्सप्लोर करिए तो आपको पता चले इंडिया बहुत खूबसूरत देश है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स तो यहीं तक था। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए टीम शिक्षा को रेगुलर फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।